जय श्री राम क्लास। आज हमको लेक्चर 3 के पार्ट सेकंड से शुरुआत करनी है। ऑल्दो ये लेक्चर डेफिनेटली बड़ा होने वाला है, तो इसमें मैं पार्ट सेकंड भी रख रहा हूँ और पार्ट थर्ड भी रख रहा हूँ, है ना। इस लेंथ के लिए मुझे माफ़ करें, बट ऑनलाइन के थ्रू पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ये बनती है कि मेरा एक एक पॉइंट अगर आपको समझ में आए तो उसके लिए मुझे अपने शब्दों को विराम के साथ बोलना पड़ेगा, आराम के साथ बोलना पड़ेगा, ताकि आप लोगों के कानों में भी जाएं शब्द और आप लोगों के ब्रेन में भी सेट हो जाएं। तो आज के लिए हमारा सिस्टम क्या रहेगा, क्या पढ़ना पड़ेगा? ये पढ़ना पड़ेगा कि हमको आज क्रिस क्रॉस मेथड कंप्लीट करना है। क्रिस क्रॉस मेथड इसलिए बनाया जाता है ताकि आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन किया जा सके। आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन किया जा सके। मैं भी शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, लिंक करवा रहा हूँ कहानी को। आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन किया जा सके। कंपाउंड तो हमको पता है सर, लेकिन आयनिक कंपाउंड है, इसका मतलब इसमें आयंस होंगे। आयंस एटम भी हो सकते हैं, आयंस मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। एटम्स ही होते हैं जो कि मॉलिक्यूल को बनाते हैं, लेकिन ये एटम किसके होते हैं सर? एलिमेंट्स के होते हैं। इसलिए मैंने कल एलिमेंट्स की छोटी सी झलक दी थी, राइट। अभी थोड़ी देर में हम और झलक लेंगे, थोड़ा ज़्यादा डिटेल में, जो हमारे काम आएंगे एलिमेंट्स, उनकी झलक। तो एलिमेंट्स एटमिक फॉर्म में भी रह सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी रह सकते हैं। तो एलिमेंट्स के बारे में पहले जानना ज़रूरी है, और एलिमेंट से हम आयन बनाएंगे, उन आयन से आयनिक कंपाउंड बनेगा। आयनिक कंपाउंड को बनाने का एक तरीका होता है, उसको क्रिस क्रॉस मेथड कहते हैं। आज का मेरा मेन मुद्दा क्रिस क्रॉस मेथड है, लेकिन इसके लिए हमको पहले जानकारी लेनी पड़ेगी एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स में जो प्रॉब्लम होती है बच्चों को, पहली बात वो आती है इनके सिंबल को लेकर। जो आज के टाइम पे 10th क्लास में 9th क्लास में बच्चा गलती कर रहा है, वो क्या कर रहा है मैं पहले बताना चाहता हूँ, बहुत ज़रूरी है ये। आप 10th क्लास वालों को पता लगना ज़रूरी है कि क्या गलती करते हैं बच्चे। सोडियम, इसका सिंबल बच्चे या तो SO लिखेंगे, क्योंकि एक एलिमेंट के नेम के अंदर स्टार्टिंग के फर्स्ट लेटर या फिर स्टार्टिंग के 2 लेटर को सिंबल के रूप में माना जाता है। ये मिथ बच्चे सुनते आ रहे हैं। ये बात हमेशा सही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। मोस्टली सही हो जाती है, बट फॉरएवर, हमेशा ऑलवेज के लिए सही हो ऐसा नहीं है। सोडियम के लिए SO लिख देंगे, जो कि गलत है। या सोडियम के लिए Na लिखेंगे, लेकिन कैपिटल N के साथ कैपिटल A लिख देंगे। कैपिटल N बड़ा, कैपिटल A छोटा, तो ये भी गलत है, क्योंकि एवोगैड्रो नंबर हो गया। एवोगैड्रो नंबर हो गया। इट इज़ द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन फॉर सोडियम एलिमेंट। तो ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। तो बच्चे सिंबल में भी गलती कर देते हैं, और फिर एलिमेंट्स को शॉर्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल का इस्तेमाल करना पड़ता है। केमिकल फार्मूला में सिंबल ही आता है। लाइक सोडियम क्लोराइड जब बोलते हो ना, तो बार बार आप ये लिखो कि सोडियम क्लोराइड। ये दुखद काम है यार, इतना बड़ा शब्द है। फिर वहीं पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आ जाए, और आगे जब आप पढ़ोगे तो सोडियम लॉरियल सल्फेट आ जाए, नाम बहुत बड़ा हो जाता है यार, बहुत बड़ा हो जाता है। तो नाम को शॉर्ट में लाने के लिए हम इसके बजाय केमिकल फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। ये मैंने क्या बोला, नाम है, नाम बहुत बड़ा हो जाता है। केमिकल है ना, सोडियम क्लोराइड है, केमिकल है, माने किसी केमिकल का नाम है। केमिकल नेम कहते हैं। ऐसी चीज़ जब देखो तो उसको केमिकल नेम कहा जाता है। जिन लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि केमिकल नेम क्या होता है, ऐसा होता है केमिकल नेम। मैंने कहा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये केमिकल नेम है। लेकिन इतने बड़े केमिकल नेम को शॉर्ट में लिखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं NaCl का। तो NaCl को आप क्या बोलोगे? एक फार्मूला, छोटा सूत्र। तो केमिकल का ही सूत्र है इसके लिए, केमिकल फार्मूला कह देंगे। समझ गए क्या? तो केमिकल नेम आज इस्तेमाल करेंगे और उससे केमिकल फार्मूला बनाएंगे। यही अपना क्रिस क्रॉस मेथड है। और क्रिस क्रॉस मेथड का सीधा इस्तेमाल कहाँ पर होता है? 9th क्लास में क्रिस क्रॉस मेथड को अगर आप देखो तो 9th क्लास के अंदर ये उनका टॉपिक है, मानो उनके सिलेबस का हिस्सा है। और 10th क्लास के लिए ये
9th क्लास के लिए डायरेक्टली इनके सिलेबस का हिस्सा है और 10th क्लास के लिए इनडायरेक्टली, क्योंकि 10th क्लास में जहाँ पर केमिकल रिएक्शंस आती है ना, जहाँ केमिकल रिएक्शंस आती हैं, वो केमिकल रिएक्शन किसके बीच हो रही है? जिन मॉलिक्यूल्स के, जिन कंपाउंड्स के बीच में हो रही हैं। तो उन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करना आना ज़रूरी है। ये वो कंपाउंड ही तो है। तो कंपाउंड को बनाने के लिए क्रिस क्रॉस मेथड का इस्तेमाल अपन करने वाले हैं। कौन से कंपाउंड को बनाने के लिए? आयनिक कंपाउंड को बनाने के लिए। ठीक है क्या? और आयनिक कंपाउंड को बनाना है तो आयन की पूरी जानकारी होनी चाहिए, इसलिए हमने आज आयन की जानकारी भी दी है। तो जो हमको आज पढ़ने वाला काम है सेकंड और थर्ड लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 के पार्ट 2 और पार्ट 3 में हमको जो चीज़ पढ़नी है वो है एलिमेंट, फिर आयन, पूरी जानकारी जितने हमारे काम किए उतनी पूरी जानकारी, एलिमेंट, फिर आयन, फिर क्रिस क्रॉस मेथड। क्लियर है क्या? इतना ही हमारा टारगेट आज की तारीख में है। इसके जस्ट बाद हम 10th के लिए स्टार्ट कर देंगे केमिस्ट्री को और 9th के लिए स्टार्ट कर देंगे केमिस्ट्री को अलग अलग प्लेलिस्ट बनाकर। बेसिक्स यहीं तक रोकेंगे। वैलेंसी के जो बेसिक्स हैं वो सब तब दिए जाएंगे जब 10th का चैप्टर आएगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। क्लियर? इसके बाद हमको केमिस्ट्री की जर्नी स्टार्ट करनी है, माने सिलेबस की जर्नी, चैप्टर की जर्नी स्टार्ट करनी है। तो आगे बढ़ाते हैं अपनी जर्नी को एलिमेंट्स के साथ में। हाँ तो भक्तजनों, शुरुआत करते हैं अपने एलिमेंट्स के साथ में। मतलब 30 एलिमेंट्स को अपन पढ़ते हैं, उनके नाम को, उनके नंबर को और उनके सिंबल को जान लेते हैं, है ना। ये कहानी जुड़ती रहेगी क्लास। पहले मैंने कुछ कहानी को जोड़ा, फिर मैं कुछ पढ़ाने वाला हूँ, फिर मैं कहानी को जोड़ूंगा, फिर कुछ पढ़ाऊँगा और ये सारी कहानियाँ अब जुड़ने के बाद में सीधा 10th के फर्स्ट चैप्टर में खुलेंगी, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में। क्यों ज़रूरी है वो आपको पता लग जाएगा थोड़ी ही देर में। मैं एक ऐसा सवाल पूछूंगा जिसका जवाब मोस्ट ऑफ द जनता देने में नाकामयाब रही है। आप भी ट्राई कर लेना, ठीक है। शुरुआत करते हैं अपने इस एलिमेंट्स के साथ में। एलिमेंट्स में सबसे पहले अपन लिखते हैं यहाँ पर कि एलिमेंट्स का नाम क्या है, फिर लिखते हैं उसका सिंबल क्या है, फिर लिखते हैं उसका एटॉमिक नंबर क्या है। 3 चीज़ों पे बात करेंगे बस। सबसे पहले उसका नेम, हमारा नेम ऑफ एलिमेंट है ना, एलिमेंट है कौन सा, एलिमेंट का नेम। एलिमेंट के बाद में उसका आएगा सिंबल, SYMBOL। सिंबल के बाद में अपन बात करेंगे उसके एटॉमिक नंबर की। चलो शुरुआत करते हैं इसी बात पर। सबसे पहले अपन लेते हैं एटॉमिक नंबर में नंबर 1 पे, फिर नंबर 2 पे, फिर नंबर 3 पे, फिर नंबर 4 पे, फिर 5 पे, फिर 6 पे, फिर 7 पे, फिर 8 पे, फिर 9 पे और फिर 10 पे। तो शुरुआत के 10 एलिमेंट्स को जानते हैं यहाँ से, ठीक है। गिनती तो सही लिखी है ना मैंने, मेरे गणित थोड़ी आती है मेरे को। देखो सिंबल की बात करते हैं। अच्छा पहले एलिमेंट के नाम, फिर उससे निकालेंगे सिंबल, ठीक है। तो पहले एलिमेंट का नाम है हाइड्रोजन, है ना। इसके लिए कोई ट्रिक मत मांगना क्लास, क्योंकि ऐसे ही याद होना चाहिए, बेहतर रहता है। देखो जहाँ ट्रिक वाकई में ज़रूरी होगी ना, मैं खुद से ही दे दूंगा, और जहाँ ट्रिक ज़रूरी नहीं होगी वहाँ मैं मना कर दूंगा कि यहाँ ट्रिक का यूज़ करो ही मत। क्यों? अगर इसके लिए भी ट्रिक का इस्तेमाल करोगे ना तो उस ट्रिक के लिए भी एक ट्रिक चाहिए होगी आपको, जो कि एक बेवकूफ़ी है। बिना मतलब के कई लोग बनाते हैं इसकी ट्रिक्स अलग अलग। जो बेसिक चीज़ है उसकी ट्रिक कभी नहीं बनाई जाती। जहाँ चीज़ कॉम्प्लेक्स हो जाती है वहाँ ट्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। कल पीरियोडिक टेबल पूरी थी, कॉम्प्लेक्स थी, इसलिए मैंने उसमें ट्रिक का इस्तेमाल करवाया। यहाँ पर 30 एलिमेंट्स बेसिक एलिमेंट्स हैं। बेसिक मतलब वो बेसिक नहीं कि बेसिक नेचर वाले, बेसिक मतलब सबके लिए कॉमन एलिमेंट्स हैं, सबको काम आने वाले, फ्रिक्वेंटली काम आने वाले, स्पेशली 9th और 10th में काम आने वाले। इसलिए इनको मैं डायरेक्ट याद करने की सलाह आपको दूंगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। स्पेलिंग गलत हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन ना लो। बेरिलियम, बोरोन,
कार्बन, नाइट्रोजन। हो सकता है आपको ये चीज़ें याद हो, पर अगर मैं लिख रहा हूँ आपके साथ साथ तो उसको साथ साथ बोलने की कोशिश करो। आपके रेस्पॉन्सेस आपके भेजे में इन बातों को उतार देंगे, तो अपने रेस्पॉन्सेस को एक्टिव करो। नाइट्रोजन, फिर 8वें पे अपना ऑक्सीजन, 90 पे अपना क्या आता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। क्या मैं भूल गया क्या? ये तो पॉसिबल नहीं है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। और 10th पे अपना आता है नियॉन। अब यहाँ से अब मैं 10 बार इस बात को रगड़ूंगा। क्या बात को रगड़ूंगा? सुनो। अब अगर मैं 10 बार रगड़ूंगा, इसका मतलब आपको 10 बार सुनाई देगी। आपको 10 बार सुनाई देगी तो आप भी कोशिश करना कि आप भी इसको 10 बार नहीं तो 9 बार रगड़ो, क्योंकि पहली बार आप सुन लो, बाकी के 9 टाइम इसको आप भी बोलो अपने मुंह से, ताकि आपको याद हो जाए। एलिमेंट का सिंबल निकालने के लिए, एलिमेंट का सिंबल निकालने के लिए एलिमेंट के नाम के स्टार्टिंग के एक लेटर या 2 लेटर को चुन लिया जाता है। एलिमेंट के नाम से जब सिंबल निकालना होता है तब एलिमेंट के नाम के स्टार्टिंग के एक लेटर या 2 लेटर को चुन लिया जाता है और उसे सिंबल बना दिया जाता है। तो हाइड्रोजन के स्टार्टिंग में H माना हमने और बना दिया सिंबल H, माने अब हाइड्रोजन को अपन इससे लिख लेंगे शॉर्ट में। क्लियर? आप लोग पूछोगे सर Y भी तो है, इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? देखो क्लास, चाहे ये H लिखूं, चाहे हीलियम के लिए HE लिखूं, ये दोनों ही काम मैंने नहीं किए। क्या सर हमारे सामने तो आप ही कर रहे हो? नहीं क्लास, ये ज्ञान हमने बटोरा है और आपको डिलीवर कर रहे हैं, जबकि ये बातें तो काफ़ी टाइम पहले लिखी जा चुकी हैं, ये बातें उस तरीके से की जा चुकी हैं। तो बेसिकली जो इनको दिखा, स्टार्टिंग में हाइड्रोजन के लिए एक H लगा दिया, उसके बाद देखा कि इसके लिए भी H लगा देंगे तो दोनों एलिमेंट्स का सिंबल H हो जाएगा। तो जब हम H को बोलेंगे या फिर हाइड्रोजन और हीलियम को बोलेंगे तो सब H लिखेंगे, जबकि दोनों अलग अलग हैं। इसलिए इसको अलग बनाने के लिए इसका E वाला लेटर भी ले लिया। तो ये सिंबल आप एज इट इज़ याद रखो, अच्छा रहेगा। याद रखो का मतलब रटो मत। देखो, एक ही समय पर 4 बार पढ़ना बेवकूफ़ी है, एक ही समय पर 4 बार पढ़ना बेवकूफ़ी है, उसको रटंती विद्या कहते हैं। 4 अलग अलग समयों पर एक एक बार पढ़ते जाओ। दोनों फ़र्क क्या है? जब आप एक जगह बैठकर 4 बार पढ़ते हो ना, तो आप एक ही बात को बार बार रगड़ने की कोशिश करते हो और आपका दिमाग उसे जल्दी से जल्दी ग्रास्प करने की कोशिश करता है। आपके दिमाग का सुकून गायब हो जाता है। और इतिहास गवाए, जिस काम को दिमाग ने बिना सुकून के किया है ना, उस काम में कभी परफेक्शन नहीं आया। लेकिन वहीं पर अगर आप एक टाइम चुन लो कि हाँ मैं अभी पढ़ रहा हूँ, एक बार पढ़ लिया, फिर 2 घंटे बाद एक बार पढ़ लिया, फिर 2 घंटे बाद एक बार पढ़ लिया, फिर 2 घंटे बाद एक बार पढ़ लिया। इस कंडीशन में जब पहली बार पढ़ोगे तो आपके ब्रेन को लगेगा कि क्या नई नई बातें आ रही है, समझ में कम आ रही हैं। लेकिन एक बार पढ़ोगे तो छोड़ दो, फिर बस अब दिमाग सुकून में है, दिमाग में सुकून जनरेट हो रहा है। दूसरी बार पढ़ोगे तो एक बार पहले पढ़ने की वजह से, मतलब एक बार पहले आप पढ़ चुके हो, इसलिए अब दूसरी बार आपको वो बातें सिंपल लगेंगी और अब आपका दिमाग उस सुकून का इस्तेमाल करके उस बात को ग्रास्प करेगा। तीसरी बार पढ़ोगे तो फिर सुकून जो 2-2 घंटे का 4 घंटे का सुकून हो गया है, उस सुकून का इस्तेमाल करते हुए दिमाग की ग्रास्पिंग पावर और बढ़ेगी और वो शुरुआत के 2 बार पढ़ चुका है, माने तीसरी बार वो रिवाइज कर रहा है, तो दिमाग की ग्रास्पिंग पावर बढ़ती ही चली जाएगी। न्यूरॉन्स की एब्जॉर्ब करने की ताकत उस ज्ञान को और बढ़ जाएगी। ऐसे करके जब 4 बार आप अलग अलग टाइम पे पढ़ोगे तो आपकी मेहनत तो दोनों जगहों पे इक्वल लगती है, लेकिन दिमाग का सुकून आपके ब्रेन की पावर को बढ़ा देता है। समझ रहे हो? जब आप एक जगह बैठोगे 4 बार पढ़ोगे तो भी 4 बार पढ़ना पड़ेगा। जब आप अलग अलग टाइम पर 4 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार ऐसे करके 2-2 घंटे के गैप में, 3-3 घंटे के गैप में पढ़ोगे तो भी आपको 4 बार ही पढ़ना पड़ेगा। पर ये वाला 4 बार पढ़ना एक जगह बैठकर 4 बार रगड़ने से ज़्यादा बेहतर है। बाकी एल्स द चॉइस इज़ योर्स। बाकी ये चीज़ें आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, देखते जाओ कि हाइड्रोजन को H से शो करते हैं, चलो ठीक है छोड़ दो, इसका एलिमेंट नंबर 1 होता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है बस। लिथियम के लिए Li, बेरिलियम के लिए Be, बोरॉन के लिए B, कार्बन के लिए C, नाइट्रोजन के लिए N, ऑक्सीजन के लिए सिंबल है O, फ्लोरीन के लिए इसका पहला लेटर F उठा लिया, नियॉन के लिए N, E उठा लिया। इतना क्लियर? ये हमने बनाया शुरुआत के 10 तक।
है ना। और आपको याद कैसे रखना है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, आपको याद हो जाएगा वक्त के साथ साथ। इसे बार बार ऐसे ही बोलना, ऑर्डर वाइज बोलना, ठीक है। अब हम इसके आगे बनाते हैं। दोबारा लिखते हैं एलिमेंट, फिर लिखते हैं सिंबल, फिर लिखते हैं एटॉमिक नंबर, शॉर्ट में लिख देता हूँ एटॉमिक नंबर। चलो अब एलिमेंट से शुरुआत करते हैं। ये शुरुआत के थे 1 से लेकर 10, अब आएंगे 11 से लेकर 20। तो एटॉमिक नंबर पहले लिख देते हैं 11 से लेकर 20, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। मे भी आपको ये सब पहले से पता होगा, नो इश्यूज़, लेकिन फिर भी हमको ये क्लियर क्यों करना पड़ रहा है, हमको बार बार ये क्यों बताना पड़ रहा है, ये सब मैं एटॉमिक नंबर, ये सिंबल क्यों लिख रहा हूँ। थोड़ी देर में जब मैं कहानी को दोबारा जोड़ने वाला हूँ आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर अपना एलिमेंट आता है 11 नंबर पे सोडियम, मैग्नीशियम 12वें नंबर पे, एल्यूमिनियम 13वें नंबर पे, सिलिकॉन 14वें नंबर पे, फॉस्फोरस 15वें नंबर पे, 16वें नंबर पे अपना सल्फर, 17वें पर अपना आ जाता है क्लोरीन, 18वें पे अपना ऑर्गन, 19वें पर पोटेशियम, और 20वें पर अपना आता है कैल्शियम। स्पेलिंग मिस्टेक छोड़ देना, फोकस मत करना। अगर कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक हो तो नज़रअंदाज करना है, उसकी ज़रूरत नहीं है। अपने को ये नाम काम में आते ही नहीं है, ये नाम तो बोर्ड वाला खुद दे देगा। क्यों देगा आप समझ जाओगे थोड़ी देर में। सोडियम की बात करते हैं। सोडियम के लिए सिंबल आता है Na। मैग्नीशियम के लिए आता है अपना Mg। देख लो शुरुआत के 2 लेटर में तो M और A आ रहा था, तो इसको A को नहीं लिया है, Mg को लिया है, M को और G को लिया है। तो ये जो सिंबल रखे गए हैं ये साइंटिस्टों ने ही रखे हैं। तो उन्होंने जैसा काम किया है अपने को बस देखते जाना है कि हाँ ऐसा काम हुआ है। अपने को ये काम से मतलब नहीं है जो इन्होंने किया है, अपने को इस काम के फ़ायदे से मतलब है। और इसका फ़ायदा थोड़ी देर मुझे बस 30 तक लिखवाने दो एलिमेंट्स, फिर आप समझ जाओगे मैं क्यों फ़ायदा कर रहा हूँ इस एलिमेंट्स का, क्यों मैं एलिमेंट की इतनी रगड़ लगा रहा हूँ। एल्यूमिनियम, इसके लिए सिंबल होता है Al। सिलिकॉन के लिए होता है Si। फॉस्फोरस के लिए P। सल्फ़र के लिए S। क्लोरीन के लिए C और L, कैपिटल C स्मॉल l। आर्गन के लिए A R। पोटेशियम के लिए P नहीं आता, K आता है। कैल्शियम के लिए C और A आता है। अब मैं यहाँ पर कुछ बातें बताना चाहूँगा आपको, थोड़ी ज्ञानवर्धक, थोड़ी अंदर की छुपी हुई बातें। सोडियम को आपने देखा तो इसका आपको Na मिला, इसकी एक खास वजह है जो कि 9th क्लास वालों को बताई जाएगी। पोटेशियम के लिए क्या आया, वैसे मैं बता दूं, ये सोडियम जो Na वर्ड आया है ये नाइट्रियम से आया है। ये जो पोटेशियम वर्ड आया है, पोटेशियम के लिए जो सिंबल आया है ये शब्द से आया है केलियम। ये केलियम नाम के KALIUM, केलियम नाम के शब्द से K निकल कर आया है। बाकी ज्ञान 9th वालों को है ना। मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ कि 10th वाले इसको और इसको अलग से याद रखें। और क्या याद रखेंगे, देखो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स में आपने देखा कि नाम के स्टार्टिंग का 1 लेटर लिया उससे काम बन गया, या फिर नाम के स्टार्टिंग के 2 लेटर लिए उससे काम बन गया। लेकिन एक ऐसी कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहाँ पर नाम में स्टार्टिंग के 2 लेटर नहीं लिए हैं। नाम लेटर जो हैं, सिंबल के लेटर जो हैं वो लिए तो नाम से ही हैं, लेकिन इसके बीच बीच में जैसे यहाँ C से ले लिया या L से ले लिया, H को छोड़ दिया, तो यहाँ मामला अलग है। ऐसी कहानियाँ भी आपको याद रखनी है, माने ऐसे सिंबल पे ज़्यादा जोर देना है। मैग्नीशियम को देख रहे हो तो इसमें भी सेम कहानी बरताई गई है, एक M और एक G।
बाकी एल्यूमिनियम को देखो तो शुरुआत में जो ए और एल है उसी को सिंबल में लगा दिया, सिलिकॉन में जो एस और आई है उसी को सिंबल में लगा दिया, सल्फर में या फॉस्फोरस में जो स्टार्टिंग के लेटर्स हैं उन्हीं को सिंबल बना दिया, कैल्शियम में जो स्टार्टिंग के 2 लेटर्स हैं उसी को सिंबल बना दिया, नियॉन में स्टार्टिंग के 2 लेटर को सिंबल बना दिया, फ्लोरीन में स्टार्टिंग के 1 लेटर को सिंबल बनाया, ऑक्सीजन में स्टार्टिंग के 1 लेटर को सिंबल बनाया, नाइट्रोजन में स्टार्टिंग के 1 लेटर को सिंबल बनाया, कार्बन में स्टार्टिंग के 1 लेटर को सिंबल बनाया, बोरोन में स्टार्टिंग के 1 लेटर को सिंबल बनाया, बेरिलियम में स्टार्टिंग के 2 लेटर को सिंबल बनाया, लिथियम में स्टार्टिंग के 2 लेटर को सिंबल बनाया, हीलियम में स्टार्टिंग के 2 लेटर को सिंबल बनाया, हाइड्रोजन में स्टार्टिंग के 1 लेटर को सिंबल बनाया। पूरी कहानी मैंने आपके सामने गा दी। इसके अलावा मेरे ख्याल से कोई और एटम यहाँ पर बच नहीं रहा है, कोई और एलिमेंट यहाँ पर मुझे दिख नहीं रहा है जिसका नाम कुछ अलग तरीके से लिखा हो। बस ये हैं 4 जिनके नामों में आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस मिल रहा है। इतनी बात समझ में आ गई क्लास? अब इस वाले पक्ष को इरेज करके मैं यहाँ पर 30 वाला लिखता हूँ, 30th वाला एलिमेंट लिखता हूँ, बचे हुए 10 और लिख देता हूँ। वैसे इतना भी काफ़ी थे, पर बाकी के अगर मैंने कह ही दिए हैं कि मैं 30 तक लिखने वाला हूँ, मैं इसको इरेज करके बाकी के 10 भी लिख देता हूँ। तब तक मैं साइड हट जाता हूँ एक बार। अगर आपको कॉपी करने की दिल है तो आप इसको कॉपी कर लीजिएगा, बाकी फिर इसको हम इरेज करके ढंग से इरेज करके 30 तक लिखते हैं, मतलब बाकी बचे हुए 10 लिखते हैं। फिर मैं बताता हूँ कि एलिमेंट इतने सारे और सिंबल एलिमेंट के बाद में मैंने सिंबल नाम लिया है, मैंने एलिमेंट के सिंबल की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, एलिमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ेगी। 2-3 मिनट का और खेल है बस। हाँ जी भाई साहब। गदी नू आगे हैं बढ़ावे 80 चलंदे हैं जावे। सर आपने ये क्यों छोड़ दिया? टैलेंट नाम की भी कोई चीज़ होती है ना, मेहनत बचाने का टैलेंट। देखो अब 20 के बाद में कौन सा नंबर आता है सर? 27.5? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता यार। 21 नंबर आता है ना। ये लो 21, ये लो 22, ये लो 23, ये लो 24, ये लो 25, ये लो 26, ये लो 27, ये लो 28, ये लो 29, ये लो 30। वड़कम। क्या बात है सर, आप तो बहुत शाणे हो। चलो तो ये हमने 10 नंबर और लिख दिए। अब हम लिखेंगे यहाँ पर इनके एलिमेंट्स का नेम, फिर हम लिखेंगे उन एलिमेंट्स का सिंबल। ओके देखो भाई, तो 21वें नंबर पे अपना आता है स्कैनेडियम। फिर आता है अपना वेनेडियम। अब स्पेलिंग का मेरे को नहीं पता क्लास, भाड़ में गई स्पेलिंग, हमारे काम का सिर्फ सिंबल आएगा। उसके बाद अपना आता है टाइटेनियम। ओ सॉरी, मिस्टेक। पहले टाइटेनियम फिर वेनेडियम। बात यह है कि रेगुलरली जब बोलते हैं ना स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम ऐसे करके, तो आसान होता है, लेकिन एक एक करके लिखने के वक्त और बोर्ड को इतना पास से देखने के दौरान मिस्टेक सी हो जाती है। कोई बात नहीं, याद आ गया टाइम पे। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, ए है आई डोंट केयर एंड यू मस्ट नॉट केयर अबाउट टू। आपको बस सिंबल पे फोकस करना है। सिटी वेरी क्राउड, ये लो यार शॉर्ट लो आप, मन, फी नॉट फी, हमने सिंबल ही लिख दिए। पहले सिंबल लिख देता हूँ फिर मैं। सी टी वेरी क्राउड, मन, फी को नी क्यों जी। अब इनके नाम लिख देता हूँ, क्योंकि हमने क्या सिंबलों को ज़्यादा याद किया हुआ है, तो सिंबल ही याद रह जाते हैं, और सिंबल के लिए जो ट्रिक है उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। अब देख, तो क्रोमियम को बोलते हैं CHROMIUM। मैंगनीज, इसके लिए मैंग ऐसे बोल रहे हैं, मैंगनीज नहीं बोलते इसको मैंगनीज बोलते हैं। मैंगनीज, MANG, मैंग NESE, मैंगनीज। FE को आयरन कहा है, इसको कोबाल्ट कहा है, COBALT।
इसको निकल का है, चल निकल, NiCkel। इसको का है कॉपर, COPPER। इसको का है जिंक, ZINC। देखो वही बात है। अब जैसे मैंने वहाँ क्या बोलते हैं अंडरलाइन लगाई है, अलग से हाईलाइट किया है, उनको मैंने ब्रैकेट में बंद किया है। यहाँ भी कुछ एलिमेंट्स को ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ। तो मेरे इनको ब्रैकेट में बंद करने से क्या मतलब है कि आप इन पे ज़्यादा ध्यान दोगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्रैकेट में बंद करने की सिर्फ ये वजह है कि आप जो गलतियाँ करते हो, कहाँ गलतियाँ करते हो, मैं थोड़ी देर में वही लिखवाने वाला हूँ। मतलब केमिकल कंपाउंड बनाने में या फिर केमिकल रिएक्शन करने में, जो कोई केमिकल रिएक्शन भी तो कंपाउंड्स के बीच में होगी। एलिमेंट आएगा, चाहे एटॉमिक फॉर्म में आए, चाहे कंपाउंड या मॉलिक्यूल की फॉर्म में आए, रिएक्शन तो होगी ही होगी। तो रिएक्शन करने के दौरान इन सिंबल्स का काम आएगा ही आएगा, एलिमेंट्स का काम आएगा ही आएगा। और एलिमेंट्स को आप ऐसे नहीं लिखोगे, सिंबल की फॉर्म में लिखोगे। तो वहाँ जो सिंबल आप गलत लिख देते हो, अब वो आप गलत ना लिखो। इसलिए मैंने सारे सिंबल पर फोर्स किया है। इन नामों में मिस्टेक चल जाएगी, कोई इशू नहीं है, सिंबल सही होना ज़रूरी है, क्योंकि सिंबल के बिना रिएक्शन अपने आप ही ख़राब हो जाती है। अब देखो स्कैंडियम की बात करें तो S और C शुरुआत के 2 लेटर यहाँ पे ले लिए गए, इसका तो सिस्टम ठीक है। टाइटेनियम में T और I स्टार्टिंग के 2 लेटर सिंबल में ले लिए गए, इसका सिस्टम भी ठीक है। वैनेडियम में स्टार्टिंग का 1 लेटर सिंबल में लिया गया है, इसका सिस्टम भी ठीक है। जहाँ पर एलिमेंट के नाम में, एलिमेंट के जहाँ पर एलिमेंट के नाम में स्टार्टिंग का 1 लेटर या स्टार्टिंग के 2 लेटर सिंबल की तरह काम में आ जाएं, वहाँ तक गाड़ी ठीक चलती है। लेकिन जहाँ पर एलिमेंट के नाम के स्टार्टिंग के 2 लेटर सिंबल में नहीं आ रहे, वहाँ पर ऐसे हमने पकड़ लिया कि नहीं, 2 लेटर्स को पकड़ लिया और उसको बना दिया सिंबल। तो क्रोमियम इस जगह पर, अब मुझे नहीं पता क्रोमियम की एक्चुअल स्पेलिंग CH है या फिर CR है ना, CH है या CR है। इसलिए आप इन बातों को फिलहाल नेगलेक्ट कर सकते हो अगर आपको सिंबल समझ में आ गया है तो। मैंने क्रोमियम अगर मैं बोलूँ, सब बातें हटाओ, अगर मैं एलिमेंट का नाम बोलूँ तो क्या आप ये सिंबल लिख सकते हो? मैं अगर बोलूँ क्रोमियम है तो क्रोमियम के लिए सिंबल क्या आएगा? CR। सही है क्या? दूसरा मैंगनीज़ की बात करते हैं तो उसमें M लिया और N लिया, MN बना दिया मैंगनीज़। एक मैग्नीशियम है जो कि Mg है, यहाँ पर M और G आ रहा है। एक मैंगनीज़ है, यहाँ पर M और N आ रहा है। सर M और G भी तो आ रहा है, पर G के पहले N आ रहा है। हमने इस M और इस N को लिया है, हमने इस M और इस G को लिया है, तो Mn मिला के मैंगनीज़। आयरन के लिए हमने I नहीं लिया है क्योंकि वो आयोडीन के लिए होता है। आयरन के लिए हमने I नहीं लिया है, आयरन के लिए हमने Fe लिया है। Fe सिंबल है आयरन नाम के एलिमेंट के लिए। कोबाल्ट के लिए CO सिंबल होता है। निकल के लिए शुरुआत के 2 लेटर Ni सिंबल होते हैं। कॉपर के लिए Cu सिंबल होता है। इसकी स्पेलिंग में O लग रहा है पर सिंबल में U लगता है। जिंक में Z और N को लेकर हमने जिंक नाम का, माने जिंक नाम के एलिमेंट का Zn सिंबल बना दिया। तो मतलब नाम के सिंबल ये हैं। आपको ये सिंबल बार बार अगर पढ़ते रहोगे तो याद अपने आप हो जाएंगे, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारा यहाँ तक मकसद पूरा हुआ। अब मैंने क्या कहा था कि पहले मैंने कहानी को बताया कि हमने पहले मैटर पढ़ा, मैटर के बाद में एटम, मॉलिक्यूल, आयन की थोड़ी बहुत बात करी। आयन किससे बनते हैं? एलिमेंट से बनते हैं। एलिमेंट में सिंबल में बच्चों को दिक्कत आती है, जैसा कि सोडियम का एग्जांपल देखिए मैंने शुरुआत में बताया कि SO लिख देते हैं या फिर N के साथ कैपिटल A लिख देते हैं। तो सो प्रॉब्लम दूर कराने के लिए हमने आपको एलिमेंट बताए। अब एलिमेंट से बनाते हैं आयन, एलिमेंट से बनाते हैं आयन, लेकिन आयन क्यों बनाने हैं? पहला सवाल। अब उस सवाल का जवाब आपको यहाँ मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? जब ये बोर्ड साफ़ होगा। मिटाता हूँ, बताता हूँ। हेलो, शुरू करें? देखो चर्चा इस बात पे करनी है। मेरा पहला सवाल क्या था? आयन क्यों बनाने हैं ना। इसका जवाब अभी निकल कर आ जाएगा, क्योंकि इस सवाल के लिए मैंने एक और सवाल रख रखा है। वो सवाल क्या है? आप लोग सॉल्व करना, कोशिश करना, मतलब कर पाओ। 9th वालों से अगर ना हो तो डरने की ज़रूरत नहीं है। 10th वाले वो लोग ज़रूर ट्राई करें, और 11th और 12th वाले भी अगर देख रहे हो वो लोग भी एक बार ट्राई करें कि आपने अब तक अपने पुराने मास्टर से केमिस्ट्री में क्या सीखा है, अब तक आप लोगों ने केमिस्ट्री में क्या जाना है, क्या नहीं जाना है, आप कितने कमज़ोर हैं, कितने ऊपर हैं। थोड़ा बहुत अंदाज़ा आपको लग जाएगा, जानते हैं।
देखो मेरा क्वेश्चन है एक रिएक्शन, ये रिएक्शन है एक मेटल की एक बेस के साथ। मेटल है जिंक और बेस है NaOH। इसको सॉल्व कीजिए। अच्छा मैं बता देता हूँ, यहाँ पर 2 तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, वो दोनों प्रोडक्ट का आंसर लिखिए। मैं 5 तक गिनती गिनूंगा, तब तक आप वीडियो को पॉज कीजिए अपनी तरफ से और सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए खुद से सॉल्व कर सकें। फिर मैं बताता हूँ इसमें आपने क्या गलती की होगी सॉल्व करने के बाद। और जो लोग नालायकी करेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे, वो लोग अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे, क्योंकि रिएक्शन जब आप सॉल्व करते हो और गलती करते हो ना, तो उससे कुछ सीखने को मिलने वाला है और वो उन्हीं को सीखने को मिलेगा जो गलती करेंगे। तो मैं तो कहता हूँ अगर गलत भी कर रहे हो तो एक बार कर दो सॉल्व, ट्रस्ट मी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपका आंसर सही होता है तो चलो जय जयकारा, लेकिन अगर नहीं होता है तो क्यों नहीं हो रहा है उसका कारण बताऊँगा। 1 2 3 4 5। उम्मीद है अब तक आपने पॉज कर सॉल्व कर लिया होगा। हम वीडियो के अंदर आते हैं दोबारा। देखो क्लास, आपने इसका किसी ने आंसर लिखा होगा ZnOH, गलत। किसी ने लिखा होगा ZnO, गलत। पहले मैं इनके आंसर लिख देता हूँ। आपका जो गलत रहा है वो किसी भी वजह से गलत रहा है, लेकिन उसका मुख्य वजह क्या होगी वो मैं डिस्कस करूँगा। इसका आंसर आएगा एक तो ये बनेगा प्रोडक्ट और एक आएगा ये। अब सवाल उठता है कि सर आपने रट रखा है क्या? रट नहीं रखा, ये कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, कुछ टाइम बाद आपको भी समझ में आ जाएगा। अब हो सकता है ये 10th वाले बोलें कि ये सिलेबस में ही नहीं है। हे सिलेबस में है बाबू, एसिड बेस एंड साल्ट नाम का चैप्टर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में 10th का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो 10th के सिलेबस के अंदर एसिड बेस एंड साल्ट में जहाँ पर बेस के साथ मेटल रिएक्शन करता है, वहाँ पर एज इट इज़ रिएक्शन NCERT के अंदर छपी हुई है, नीले रंग से लिखी हुई, ब्लू कलर से, स्काई ब्लू कलर से एज इट इज़ रिएक्शन लिखी हुई है। ये अच्छी रिएक्शन है। अब जो भी मिस्टेक हुई, आपका प्रोडक्ट ये नहीं रहा। देखो अगर ये प्रोडक्ट रहा है तो बधाइयो, नहीं रहा है तो अब सीखो। मेरा आपको पहला जवाब मतलब मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। क्या बताना चाह रहा हूँ सुनो। इस रिएक्शन को देखते ही, जिनका गलत गया उनसे बात कर रहा हूँ, इस रिएक्शन को देखते ही आप लोगों ने सीधा सॉल्व किया, राइट। आपने ये नहीं जाना कि रिएक्शन कौन से टाइप की रिएक्शन है, ये आपने नहीं जाना। आपने सोचने की भी कोशिश नहीं की, आपने दिमाग पर जोर भी नहीं दिया कि कौन से टाइप की रिएक्शन है, आपने सीधा सॉल्व करने की कोशिश की। मैंने आपकी फर्स्ट मिस्टेक नंबर 1, डायरेक्ट सॉल्व किया। रिएक्शन का टाइप पता नहीं किया। मिस्टेक नंबर 2, मतलब मानो डायरेक्ट सॉल्व किया और रिएक्शन का पता नहीं किया, क्रॉस लगा दिया, पता नहीं किया। पहली प्रॉब्लम तो ये। सपोज दैट आपने रिएक्शन का पता कर लिया था, पहली प्रॉब्लम आपने नहीं की थी, पहली गड़बड़ी आपने नहीं की थी, आप पहले नंबर पे सही थे, आपको डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना आया, आपने रिएक्शन का पता किया, आपको पता लगा कि रिएक्शन कौन से टाइप की है, तब जाकर आपने इसको सॉल्व किया, लेकिन फिर भी आपका आंसर गलत आया। इसका मतलब दूसरी मिस्टेक आपको सता रही है, वो है आयंस की जानकारी। हाँ जी, डायरेक्ट सॉल्व कर दिया तो बहुत बड़ी गलती है, रिएक्शन का पता नहीं किया तो बहुत बड़ी गलती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं बेसिक्स बहुत ज़्यादा तरीके से हिले हुए हैं, बेसिक्स बड़े कमज़ोर हैं, ऐसा है। डोंट वरी, सब पक्का हो जाएगा। लेकिन अगर पहली बात आपने सही की है, माने बढ़िया पॉइंट पर हो कि रिएक्शन का पता किया कि ये कौन से टाइप की रिएक्शन है, फिर भी आपकी गलती हुई, इसका मतलब आप सेकंड पड़ाव पे गलत चले गए। अब मैं दोनों ही बातों पर डिस्कस करता हूँ नीचे लिखते लिखते। क्लास हमारे पूरे केमिस्ट्री में, अब केमिस्ट्री यार ऐसा थोड़ी है कि मतलब 9th वालों ने ऑक्यूपाई कर ली कि हमारी है केमिस्ट्री, या 11th वालों ने ऑक्यूपाई कर ली कि हमारी है केमिस्ट्री, 10th वालों ने, 12th वालों ने। बचपन से लेकर जब से साइंस पढ़ रहे हो तब से केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, ये सब तो आप पढ़ते ही आते हो, राइट। तो केमिस्ट्री तो सबके लिए है ना।
लेकिन हाँ उसके तगड़े तगड़े कंसेप्ट 9th से लेकर 12th में आ जाते हैं। जैसे जैसे लेवल बढ़ता रहता है 9th फिर 10th फिर 11th फिर 12th, लेवल बढ़ता जाता है केमिस्ट्री का। हर एक सब्जेक्ट का अपना लेवल बढ़ता जाता है। केमिस्ट्री का एक भाग होता है रिएक्शंस, शॉर्ट में लिख रहा हूँ रिएक्शंस को। रिएक्शन क्या है क्या नहीं है 10th का फर्स्ट चैप्टर जब आएगा ना तब बता दूंगा, थोड़ा बहुत आप जानते होंगे, ठीक है। तो जो रिएक्शन अपनी है वो रिएक्शन सिर्फ एक टाइप की होती है क्या? एक ही टाइप की होती है क्या? अगर मैं आपको बेसिक एग्जांपल दूं बॉडी का, तो दवाई जब हमारे शरीर में जाती है ना तो वो रिएक्ट कर रही होती है। हो सकता है वो अच्छा रिएक्ट करे, जब अच्छा रिएक्ट करती है तो हमारी तबीयत ठीक हो जाती है, और अगर गलत तरीके से रिएक्ट करती है तो तबीयत ठीक तो नहीं होती, उल्टा और तबीयत ख़राब हो जाती है। तो रिएक्ट करने के अलग अलग तरीके हैं, हमारे टाइप ऑफ रिएक्शंस अलग अलग तरह की होती हैं। अब इमेजिनेशन में लेकर जा रहा हूँ, सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक बेसिक एग्जांपल, हाइपोथेटिकल कंडीशन क्रिएट कर रहा हूँ। इसका सच से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सच इससे और ज़्यादा गहरा है। मान लो रिएक्शन 3 टाइप की है, सपोज दैट, वैसे 3 टाइप की नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइप की हैं रिएक्शंस हमारे सिलेबस में। चाहे 10th की बात करो, चाहे 11th की बात करो, चाहे 12th की बात करो, रिएक्शंस बहुत मल्टीपल टाइप्स की रिएक्शन, मतलब रिएक्शन कई तरह के रिएक्शंस हैं, कई तरह के रिएक्शंस हैं। फिलहाल के लिए हम मान रहे हैं कि मान लो 3 तरह की रिएक्शंस हैं, एक नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। मान लो पूरे सिलेबस में इतने टाइप की रिएक्शंस हैं। इस टाइप वाली रिएक्शन में मान लो 4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, A, B, C, D। सेकंड टाइप की रिएक्शन में 4 तरह के एग्जाम्पल हैं, E, F, G, H। थर्ड टाइप की रिएक्शन में भी 4 तरह के एग्जाम्पल हैं, I, J, K, L। लाइक एग्जाम्पल दूँ, एग्जाम्पल ये लो, मान लो कोई रिएक्शन है जिसका नाम है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक टाइप की रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एक टाइप है। रिडक्शन रिएक्शन का एक टाइप है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज़ अ टाइप ऑफ रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन इज़ अ टाइप ऑफ रिएक्शन। लेकिन ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल आता है क्या? मल्टीपल एग्जाम्पल आते हैं। तो मान लो फर्स्ट टाइप की रिएक्शन है, उसके 4 एग्जाम्पल, सेकंड टाइप की रिएक्शन के 4 एग्जाम्पल, थर्ड टाइप की रिएक्शन के 4 एग्जाम्पल। इन्हीं से पूरा हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस बन रहा है। एक बार हमने मान लिया, ऐसा सच नहीं है पर हमने मान लिया। तो इस मानने के दौरान कई लोग बोलते हैं केमिस्ट्री में याद करना होता है, हर बात समझने की होती है, हर बात के पीछे लॉजिक होता है। ये 4 रिएक्शन, ये 4 और 4, तो मैंने पूरे सिलेबस में एक बार के लिए अगर हम सोचें, सिर्फ एक हाइपोथेटिकल है, झूठी कहानी बता रहा हूँ, एक झूठी कहानी, ताकि मैं आपको समझा सकूँ। क्या समझा सकूँ? सुनो, पूरे केमिस्ट्री के सिलेबस में मान लो 12 रिएक्शन है। तो जो लोग कहते हैं कि भी रटना पड़ेगा, इसका मतलब आपको 12 रिएक्शन रटनी पड़ेंगी, राइट? नहीं, रिएक्शंस का एक तरीका है, रिएक्शंस का एक टाइप है। ये चारों रिएक्शन एक ही टाइप की रिएक्शन है, मतलब इन चारों को सॉल्व करने का तरीका भी एक जैसा ही होगा। थोड़ा बहुत हेर फेर हो सकता है पर मैक्सिमम वो तरीका एक जैसा ही होगा, क्योंकि चारों रिएक्शंस एक ही टाइप की रिएक्शन है। तो क्यों ना आप इस टाइप की स्टडी कर लो, उसके बाद आप इसके एग्जाम्पल की एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करते रहो। आपको ये चारों रिएक्शन सॉल्व करना आ जाएंगी। याद करने की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको चारों रिएक्शन सॉल्व करना आ जाएंगी। अगर आपने टाइप नंबर 2 की स्टडी कर ली तो आपको ये चारों रिएक्शन सॉल्व करना आ जाएंगी। याद करनी नहीं पड़ेंगी। तब आपको क्या याद करना पड़ेगा? टाइप ऑफ रिएक्शन कितनी है। तो पूरे सिलेबस में जब 12 रिएक्शन याद करनी थी, 12 रिएक्शन रटनी थी, वो 12 ना रट कर अब आप क्या करोगे? ये 3 टाइप्स की स्टडी करोगे बस। मतलब क्या केमिस्ट्री में रिएक्शंस के 3 टाइप हैं? बहुत सारे टाइप हैं, लेकिन उनके एग्जाम्पल उससे भी कई गुना ज़्यादा हैं। तो एग्जाम्पल को रटने के बजाय आप टाइप की स्टडी करो। तो डायरेक्ट सॉल्व नहीं करोगे, रिएक्शन का पता करोगे। रिएक्शन का पता करने का मतलब है रिएक्शन के टाइप की स्टडी करनी होती है। मैं करवाऊंगा सब कुछ, डोंट वरी। जब मैं रिएक्शन के टाइप की स्टडी करवाऊंगा तब मैं ये बताऊंगा कि देखो यह है रिएक्शन का टाइप, यह है रिएक्शन का टाइप, और हर एक रिएक्शन के टाइप के मल्टीपल एग्जाम्पल करवाऊँगा, और सारे मल्टीपल एग्जाम्पल्स उस रिएक्शन के टाइप से ही सॉल्व होंगे। मैंने मेहनत कम होगी, काम ज़्यादा हो जाएगा, ईजी हो जाएगा मामला। दूसरी बात, अगर आपने टाइप जान लिया तो आयन की जानकारी आपके पास में अधूरी है। अब आयन की जानकारी मैं आपको कैसे देने वाला हूँ? एक टेबल के माध्यम से। आज हम आयन की एक टेबल लेकर आए हैं जो हम आपको बोर्ड पर बना के बताएंगे। छोटी सी ट्रिक भी देंगे आपको आयन के बारे में। ठीक है क्लास, अब हम आगे बढ़ाते हैं। अच्छा ठीक है, इसका तो जवाब मांगो कि भाई ये कैसे कर दिया सॉल्व। मैं आपको बताता हूँ।
एक बेसिक सी लाइन बता रहा हूँ, आगे दोबारा रिपीट होगी, डोंट वरी। जब एक मेटल बेस के साथ रिएक्शन करे या फिर कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करे, मैं ऐसे ही याद करवाता हूँ इस चीज़ को, या तो मेटल बेस के साथ रिएक्शन कर ले या फिर मेटल एसिड के साथ रिएक्शन कर ले, दोनों ही कंडीशन में हाइड्रोजन गैस बनती है और साल्ट बनता है। तो हमारा पहला उद्देश्य रिएक्शन का पता करना कि कौन से टाइप की है। ये रिएक्शन कौन से टाइप की है? सर मेटल बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है, माने हाइड्रोजन गैस तो निकलेगी और साल्ट भी बनेगा, ये तो बातें पहले पता होना ज़रूरी है। तो हमको हाइड्रोजन गैस निकालनी है, राइट। यहाँ अब हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलेगी फिर यहाँ से निकलेगी। यार सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास 10 रुपये हैं तो मैं पैसे दे सकता हूँ किसी को, मेरे पास 0 रुपये हैं, मैं किसी को क्या पैसे दूंगा? तो हाइड्रोजन इसके पास है क्या? नहीं। हाइड्रोजन इसके पास है क्या? हाँ। तो ये हाइड्रोजन देगा, इसमें से हाइड्रोजन निकलेगा। क्लास यहाँ पर हाइड्रोजन गैस लिख रहे हो, मैंने क्या कहा? हाइड्रोजन गैस निकलती है। जब मेटल बेस के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में तब होता है जब H2 मॉलिक्यूल बनता है। यहाँ पर तो एक ही हाइड्रोजन है, इसका मतलब अपन यहाँ पर एक बड़ा नंबर लगा देते हैं, एक बड़ा नंबर लगा देते हैं। ये बड़ा नंबर लगाओ, क्योंकि देखो यार, अब बोलो सर छोटा नंबर क्यों नहीं लगाया? मैं आपको इसको एक तरीके से, एक ट्रिक से याद करवाता हूँ। अगर आप छोटा नंबर लगाते, सबस्क्रिप्ट लगाते, तो छोटा नंबर सिर्फ हाइड्रोजन का होता, राइट। फिर बाकी के एटम बोलते, सोडियम नाम का एलिमेंट बोलता, ऑक्सीजन नाम का एलिमेंट बोलता कि हितेश सर आपने हाइड्रोजन को तो 2 दे दिया नंबर, हमारे को क्यों नहीं दिया? तो अगर किसी को कुछ देना है ना, तो ये पूरे परिवार, क्योंकि ये कंपाउंड एक परिवार की तरह है, अगर एक एटम को कुछ मिल रहा है तो सबको दो, ठीक है। तो नंबर 2 आपने सबके साथ लगा दिया। अब ये जो NaOH है ये 2 बार लिखा जाएगा, NaOH ऐसे मान लो। तो अब इसका एक हाइड्रोजन और दूसरे वाले NaOH का एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन हो गए, वो यहाँ निकल गया। देखो NaOH के आगे 2 लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया कि 2 टाइम्स ऑफ NaOH। तो मैं इस 2 को अगर मिटा दूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? जो मैंने 2 हटाया है उस 2 का मतलब क्या था कि NaOH को 2 बार लिखो, एक बार लिख दिया, दूसरी बार लिख दिया। यह हाइड्रोजन निकाला, यह हाइड्रोजन निकाला, यहाँ लगा दिया, क्लियर। अब यहाँ बनता है NaO, यह बनता है NaO और यहाँ पर है जिंक। क्योंकि सारी रिएक्शन एक वेसल में हो रही है, हाइड्रोजन H+ निकलेगा, H+ निकलेगा। ये कहानी और भी गहरी है, बट मैं आपको बेसिक फॉर्म बता रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो, आपको ऐसा ना लगे कि सर कहाँ बिल्कुल खदान में लेके जा रहे हो। आराम से सरफेशियल पढ़ेंगे, उतना ही काम का है। तो ये दोनों हाइड्रोजन तो अपन ने निकाल लिए H2 की फॉर्म में। अब ये NaO और Zn ये रिएक्शन जब करेंगे तो कैसे करेंगे मैं वो बता देता हूँ। ये जिस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में, माने एक्वस समझते हो? एक्वस शब्द वहाँ आता है, एक्वामैन नाम सुना है? एक्वागार्ड नाम सुना है? एक्वागार्ड हो या फिर एक्वामैन हो, दोनों के दोनों पानी से संबंधित हैं। माने रिएक्शन के अंदर, कोई रिएक्शन में, जैसे वेसल है, बर्तन बना दिया मैंने, बर्तन बोले तो कोई कांच का बीकर ले लो, तो मान लो बीकर है, उस बीकर में रिएक्शन चल रही है, ये और ये डाल रखे हैं हमने, तो उस बीकर में वाटर का इस्तेमाल किया है हमने, सॉल्वेंट की तरह घोलने के लिए वाटर का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर वाटर प्रेजेंट है मान लो, तो एक्वस फॉर्म में रिएक्शन जब चल रही है तो सारे के सारे एलिमेंट्स आयंस की तरह पड़े होंगे। कैसे पड़े होंगे? आयंस की तरह। आयन का मतलब एटम या मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज आ जाए। मैं आयन के बारे में बता चुका हूँ, डिस्कस कर चुके हम। तो Zn जो है वो जिंक +2 आयन के रूप में मिलता है। सर हमको ये कैसे पता? वैसे इस बात का पता वैलेंसी दिखवाती है, माने जिंक पर +2 आयन, जिंक पर +2 का चार्ज आया है, इसके बारे में वैलेंसी से पता लगता है। लेकिन वैलेंसी मैं आपको अभी नहीं पढ़ाऊंगा, क्यों? क्योंकि 10th की केमिस्ट्री के 4th चैप्टर में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, वहाँ पर वैलेंसी की संपूर्ण जानकारी है, हम वहीं पर वैलेंसी को पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए फ्रीक्वेंटली काम आने वाले केमिकल कंपाउंड्स को बनाने के लिए, जो केमिकल कंपाउंड हमने ये बनाया है, इसको बनाने के लिए जिन आयंस का सीधा सीधा इस्तेमाल होगा, उन आयंस की जानकारी हमको लेनी है। इसलिए आप फिलहाल के लिए याद रखो कि जिंक पर +2 का चार्ज होता है, और ऐसे बहुत सारे आयंस की टेबल मैं आपको भी दे दूंगा। तो पहली बात क्या समझी आपने कि एक्वस फॉर्म में एलिमेंट्स अपने आयनिक फॉर्म में होते हैं, अपने आयन की फॉर्म में होते हैं। आयन का मतलब एटम या मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज का आना। तो जिंक के ऊपर चार्ज आ गया +2, कि आपको ये भी याद रखना है कि जिंक पर +2 का चार्ज आएगा। जिंक पर +2 का चार्ज है और Na पर -1 चार्ज है। आप ऐसे मानो, Na पर -1 का चार्ज है।
Na ऊपर -1 का चार्ज है। इसको आप फिलहाल के लिए ऐसा मानो, मैं इसको और भी एक्सप्लेन करके बताता, तो फिलहाल के लिए आप ऐसा करके मानो। अब आगे इस बात को और भी समझोगे। मेरे पास जगह भी कम है, फिलहाल के लिए मिटाना पड़ेगा, दोबारा लिखवाना पड़ेगा, इससे बढ़िया हम गाड़ी को आगे बढ़ाएं। तो ये H+ निकलेगा या माइनस छोड़ के जाएगा, सब बात की बातें हैं, मैं कंपाउंड बनाना बताऊंगा तब समझ जाओगे आप। तो Na ऊपर -1, यहाँ पर -1, ये +2 और ये -2 आपस में रिएक्ट करके इस तरीके से बनाएंगे। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये चीज़ कुछ इस तरीके से बनेगी कि इसमें 2 तरह के आयन हैं, एक ZnO2, इसके ऊपर जो चार्ज आता है वो है -2, और यहाँ पर सोडियम आयन है Na+ आयन, वो सोडियम आयन, और ये जिंकेट आयन ZnO2 -2। तो ये 2 चीज़ें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स हैं। ये रिएक्शन मैं आपको और एक्सप्लेन करके बता सकता था, पर इस रिएक्शन को हम थोड़ी देर बाद दोबारा डिस्कस कर लेंगे जब मैं आपको आयन्स और ज़्यादा पढ़ा चुका हूँगा, मैंने आयन्स को कंप्लीट कर चुके होंगे हम, तब आप इस बात को जान लेंगे। क्लियर? अभी हम अपनी गाड़ी को बढ़ाते हैं आगे। तो आप ये समझे कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर पढ़ना था, उसमें मेन टॉपिक था केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शन को पढ़ने के लिए आपको आयन्स की जानकारी होना ज़रूरी है। आयन्स की जानकारी थी इसलिए कॉम्बिनेशन करवा के ये बनाना आसान हो गया। तो कंपाउंड्स को बनाने के लिए आयन की जानकारी होना ज़रूरी है, और आयन एलिमेंट से आता है। तो मैंने आपको पहले एलिमेंट की जानकारी दी, सिंबल बताया, क्योंकि सिंबल में लोग गलती करते हैं। एलिमेंट्स के बाद हमने आयन्स को जान लिया, आयन्स को मिलाकर हमने कंपाउंड्स को बना लिया। सही कंपाउंड बनाना है तो आपको रिएक्शन का टाइप जानना पड़ेगा। ये सब बातें अब तक हमने की हैं। ये रिएक्शन का टाइप मैं आपको सिखाऊंगा केमिकल रिएक्शन एंड कंपाउंड्स वाले चैप्टर में। आयन से क्रिस क्रॉस मेथड के थ्रू कंपाउंड बनाना, आयन से कंपाउंड बनाना हम आज सीख रहे हैं। हो सकता है अब मुझे पार्ट 3 लग जाए, क्योंकि मैं काफ़ी डिटेल एक्सप्लेन करके देना चाह रहा हूँ, एक भी पॉइंट मिस ना हो और आपके दिमाग से कोई पॉइंट स्लिप ना हो, इसलिए शायद मुझे इसका पार्ट 3 बनाना पड़ेगा। ठीक है? वैसे बातें बड़ी मक्खन है, इसको आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। बस क्या है कि भाई पढ़ने वाला बच्चा है ना, उसके दिमाग में भी अगर मिसकंसेप्ट चला गया तो दिक्कत हो जाती है तगड़ी वाली। या फिर उसके दिमाग में भी, जैसे मैं बात करूं तो कई लोगों को इसमें भी दिक्कत आती है कि होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है, जबकि वो रट्टू तोते हैं, मतलब वो बहुत तेज़ है पढ़ने में, फिर भी उनको इसमें दिक्कत आती है। तो वो दिक्कत ना आए इसलिए मैंने बेसिक्स पर थोड़ा बल दिया है। अब जितना हमने पढ़ाया है आज तक, हम जितना पढ़ा देंगे, लेक्चर 3 हम कंप्लीट कर देंगे, चाहे पार्ट 2 बने या पार्ट 3 बने, चाहे पार्ट 2 बने या पार्ट 3 बने इसके। लेकिन क्रिस क्रॉस मेथड बस बच रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं बच रहा है इसमें। वो कहानी कंप्लीट करने के बाद हम एक शीट बनाएंगे जिसमें अब तक जितना भी पढ़ाया है उन सब पर संबंधित कुछ सवाल दूंगा। 20 से 30 सवाल दूंगा जितना अब तक पढ़ाया है उस पर। 20 से 30 सवाल की एक प्रैक्टिस शीट होगी, वो आप लोगों को ऐसे फ़ोटो के थ्रू मिल जाएगा यूट्यूब पोस्ट पर। उसे आप लोग सॉल्व करें, ज़रूर करें। उसे सॉल्व करने के बाद में आप लोग आंसर मैच करना, नेक्स्ट क्लास में हम उसको सॉल्व करवा देंगे। क्लियर? अभी मैं इसको इरेज करता हूँ और शुरुआत करते हैं आज के सबसे हॉट टॉपिक की, जिसका नाम है क्रिस क्रॉस मेथड।